वेलकम स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे। और मैं रवि और आपको यहाँ पे बता रहा था इतिहास के बारे में। इतिहास में जिस फैक्ट्स को पढ़ रहे थे वो आपका था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपका प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आपसे पूछा सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक काल से संबंधित है तो हमने आपको बताया था आदि ऐतिहासिक काल से। कैसे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का हमने जो है भौगोलिक विस्तार पढ़ लिया था। आकार का साथ त्रिभुजाकार था। कौन कौन सी प्रजातियां थी बता दी थी, भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलोइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रजाति सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी है या कौन सी प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा प्रजाति कौन सी थी बताइए? नहीं, भूमध्य सागरीय। तो सुनो कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक प्रजाति सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्य सागरीय थी, या सबसे ज्यादा प्रजाति जो भूमध्य सागर प्रजाति की थी। In Indus Valley civilization, the maximum peoples were belongs to the maximum races were found, that is of Mediterranean Sea, that is of Mediterranean Sea। सर्वाधिक प्रजाति के लोग भूमध्य सागरीय से संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपका निर्दिष्ट पॉइंट आपका एक भौगोलिक विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट। क्लियर? अगर आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों ने कांसे का प्रयोग किया, इसीलिए उसको हमने कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। हेडिंग नगर योजना प्रणाली या नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, इसको बोलते हैं टाउन प्लानिंग। क्या बोलते हैं? टाउन प्लानिंग। क्या बोलते हैं? टाउन प्लानिंग मतलब नगर योजना प्रणाली। पहली चीज तो ये आपको इनको याद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ जिस आज दौर में आप रह रहे हैं, जैसे आप शहरों में रह रहे हैं, शहरों में जो सुविधा थी वो वही सेम एज पहले सिंधु घाटी सभ्यता में थी। जो आज हम जितना डेवलप है उससे कहीं ज्यादा डेवलप सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और जब सिंधु घाटी सभ्यता के यदि आप भारत को देखो ना, तो उस समय का भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात कर रहे हैं तो मौर्य काल में पढ़ोगे तो उस समय की भारत की सब अर्थव्यवस्था नंबर 1 पूरे वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी माना जाता है। लेकिन ये तो हमारा एक सबसे बहुत बड़ा मतलब डिक्लाइन होने का कारण ये है कि हमारे जो राजा या जो भी हुकूमत रही हमारे देशों, उनको वो एक तरह से हिफाजत नहीं कर पा सकती। इसीलिए दूसरे बाहरी लोगों ने आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर सबसे ज्यादा धन का मिसयूज किया। आप देखिए सिकंदर आएगा, प्राचीन इतिहास में सिकंदर को मतलब भारत में जो विदेशी आक्रमणकारियों की शुरुआत जो है प्राचीन भारत की होती है। जो भी है इंडिया का धन को लेकर व्यापार किया, पैसा लेके और यही के संसाधनों से अपना काम करते रहे। और हमारे यहाँ इतनी कोई शक्तिशाली कुछ हुए नहीं। जैसे अभी आप देखो कोई मौर्य साम्राज्य भी था, मौर्य साम्राज्य के पहले यहाँ पे आक्रमण देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि भारत की नगर योजना प्रणाली कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित थी। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल विकास प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल विकास प्रणाली थी। समझिए मतलब कि मतलब इसके नगर कैसे थे? विधिवत तरीके से बने होते थे, और जो नगर में जो मकान होते थे, मकान के प्रॉपर साइड में ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज मतलब नालियों को प्रॉपर जो है, जैसे आज हमारे मकानों के आसपास नाली बनी होती थी, वहां पर पूरा नालियां पट्टी होती थी, कवर्ड होती थी, ये नहीं कि ओपन होती थी। मतलब पूरा उन्होंने अपने डिजीज से बचने के लिए कि पानी वो मतलब डस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर जो तरह से क्या हो उससे मॉस्किटो हो, तो पूरा उसको ढक के रखते थे। आज के सामने आपको बहुत मोस्टली कई जगह देखो आप, कई सारे भारत में कई जगह नालियां ओपन है, ड्रेनेज की ऊपर प्रॉपर कवर नहीं। लेकिन उस समय प्रॉपर विधिवत तरीके से ड्रेनेज का प्रॉपर संसाधन था, और दूसरा था उनको प्रॉपर तरीके से उन्होंने मैनेज कर रखा था, कवर कर रखा था। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है बाकी सभ्यता की।
सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब डायगोनल, ठीक है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। रोड्स वर कटिंग टू ईच अदर एट डायगोनल्स। आपने देखा होगा ना, आज चौराहा होता है, चौराहा होते हैं ना, जैसे तरह बोलते हैं, डायगोनल नहीं कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल समकोण, हाँ ठीक है, मतलब उसको मैथ में भी करते थे, ठीक है, तो उसको राइट एंगल है ना। जैसे आपने देखा तिराहा बोलते हैं ना, तिराहा ये मतलब चौराहा। तिराहा मतलब जहाँ पे 3 रोड मिले तो उसको तिराहा बोलते हैं। चौराहा जहाँ पे 4 रोड मिले, जैसे आपका एलाइट ले लो, प्रधानमंत्री का एलाइट कैसे कितने हैं, लाइट में तो 5 हो जाएगा। 5 तो 5 वो, अब जैसे हमारे जाल में 55 है, 55 है, सब 5 रोड है, तो इसमें 5 होते 55, 4 होते 14। तो इसी प्रकार से इनके क्या होते थे, रोड एक दूसरे को क्रॉस करते थे, ठीक है। तो इनका क्या होता है, सीरीज होता है समकोण, 90 डिग्री पर ही मतलब तो इनका विधिवत तरीके से रोड का जो आकार क्या होता है, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। प्रत्येक नगर 2 भागों में बटे हुआ है। नगर कितने भागों में बटे होते थे, 2 भागों में। Each towns were classified into 2 parts. प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे। देखिए 2 भागों में विभक्त, तो इसको बोला गया टीले, मतलब एक तो पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला, 2 भागों में बटे। तो एक तो बोल दिया गया इसको वेस्टर्न टीले को टीले लिखिए आप, ठीक है, वेस्टर्न टीला और दूसरा ईस्टर्न टीला, ठीक है। या चाहो तो माउंट, ठीक है, माउंट भी लिख सकते हो, वेस्टर्न माउंट या ईस्टर्न माउंट, ठीक, क्योंकि नगर कितने भागों में बटे थे, 2, जिसको बोला गया पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पश्चिमी टीले अधिक ऊंचे हुआ करते थे। जो पश्चिमी नगर होते थे या पश्चिमी टीले होते थे वो कैसे थे, अधिक ऊंचे होते थे, मतलब हाइट होती नहीं लेकिन छोटे होते थे, मतलब ऊंचाई होती थी छोटे होते थे, एरिया उनको बड़ा नहीं होता थे। पश्चिमी टीले अधिक ऊंचे होते थे किंतु छोटे थे, किंतु छोटे थे। इन टीलों पर किले, इन टीलों पर किले, द फोर्ट्स वर मेड ऑन दिस माउंट या टीला। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। किला को ही दुर्ग बोला जाता है ना, किले दुर्ग सब एक ही शब्द है। इन पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। इसे नगर दुर्ग कहा जाता है। इसको पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला को क्या कहा गया, नगर दुर्ग। नगर दुर्ग, हाँ नगर दुर्ग मतलब टाउन फोर्ट, एक दूसरे का मतलब टाउन फोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ऊंचे हैं छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बने हुए किले बने या दुर्ग बने, इसलिए इसको हमने नगर दुर्ग कहा। सो इट इज कॉल्ड टाउन फोर्ट। इसके बाद ये तो हमारा एक नगर हो गया, वेस्टर्न माउंट हो गया। अब पढ़ेंगे पूर्वी टीला। पूर्वी टीले की खासियत देखें, पूर्वी टीले ये निचले होते थे, ये तो वो ऊंचाई में आते थे, ऊंचाई यह है निचले हुआ करते थे और ये अधिक बड़े होते थे। क्या होते थे, एंड दीज आर इन मेजर फॉर्म, मतलब बहुत बड़े थे, अपेक्षाकृत बड़े थे। यहां से आवास के साक्ष्य मिलते हैं। आवास मतलब रेजिडेंस, मतलब लोगों का रहने का स्थान। क्योंकि पश्चिमी किले में तो किले बने हैं ना, अब हर कोई किले में तो थोड़ा रह सकता है। पश्चिमी में क्या किले होगा कर, हमारा भी किले में थोड़ा रह सकता है, किंग होगा किले में रहता होगा। आप जो एक सुपेरियर होता होगा वो किले में रहता होगा, लेकिन जो लोगों का साधारण जो मकान किले से बाहर भी होगा वो ईस्टर्न में। तो इसीलिए यहाँ से किसके साक्ष्य में आवास के। So from eastern mount the
रेजिडेंस वर्क फॉर्म। इसमें सामान्य नागरिक इन इट द सिंपल सिटीजन्स एज वेल एज ट्रेडर्स, व्यापारी भी है स्थल पर निवास करते थे, व्यापारी। शिल्पकार क्या बोलेंगे? मूर्ति बनाते हैं। हाँ, क्या बोलेंगे? क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्समैन या स्कल्पचर है ना, स्कल्पचर्स। कारीगर मतलब मैकेनिक है ना, कारीगर मैकेनिक। श्रमिक मतलब लेबरर्स, ठीक है। ये सभी कहाँ रहते थे? पूर्वी के लेवल। पेपर में यदि पूछ रहा है कि शिल्पकार, कारीगर, मैकेनिक है ना, आपके व्यापारी, सामान्य नागरिक सिंधु घाटी सभ्यता के किस एरिया में रहते थे? पूर्वी के लेवल। क्योंकि यहीं से सभी के आवास के स्थानों के साक्ष्य प्राप्त होती है। अब ओवरऑल आप सभी को मिक्सअप करके पढ़ देते हैं। दुर्ग के अंदर जो पश्चिमी टीला था, जहां पे किले वगैरह बने हुए थे, तो दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन, दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सार्वजनिक भवन अथवा अन्नागार स्थित थे। अन्नागार मतलब स्टोर ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, स्टोर ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। मतलब पश्चिमी जिले थे, जो दुर्ग थे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रशासनिक लोग। दूसरा आपका सार्वजनिक पब्लिक रिलेशंस, जो सभी के लिए, या कभी कोई अतिथि गृह में आया, कोई विशेष दूसरे राज्य का आया, तो उसको सार्वजनिक उसमें ठहराते थे ना। स्टोर ऑफ फूड ग्रेन्स, अन्नागार के साक्ष्य, अन्नागार के उसमें बड़े बड़े पूरा मतलब व्यापारी का अपना सामान उठाने जाते होंगे किले का। कि जब आपने देखो बाजार में छोटी छोटी मंडी होती थी, उनका जितना जो सामान होगा वो कहाँ जाएगा? जहाँ पर बड़ी मंडी वहाँ पे, तो वहाँ से किसी और देश को दिया जाएगा, या उसका वहाँ पे यूज करना प्रॉपर वो रखा जाएगा। या जैसे आपने देखा आज तो वर्तमान भाग में कोल्ड स्टोरेज हो गया, कोल्ड स्टोरेज। जैसे आपने देखो सब्जियाँ वगैरह या जो भी फल फ्रूट्स वगैरह इनको जब उत्पादन करते हैं, तो उनको लंबे समय तक रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। आपको शायद पता है नहीं पता कि भारत में सब्जियां और फलों के रेट क्यों अधिक रहते हैं? हम आपसे कहें पर डे आप अधिक से अधिक सब्जियां खाइए, या अधिक से अधिक हरी सब्जी खाइए पर डे, या अधिक से अधिक पर डे फल खाइए। खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते, कोई नहीं खा सकता। मिडिल क्लास का व्यक्ति तो नहीं खा सकता। हाँ, आपसे क्या घर में 4 सदस्य पर डे एक से बहुत डेली बहुत मुश्किल है। परचेज कर लोगे, फल कब खाने को मिलता है? जब डॉक्टर सजेस्ट करेगा कोई बीमार हो गया तो फल खाओ, तब, या वरना कोई बेसिक नहीं तब भी, लेकिन वो एक दो दिन है ना। लेकिन रेगुलर अगर हम सुना पूरे साल में खाइए, बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि वो स्टोर होकर के आता है। महंगी क्यों? हम बात करें महंगी क्यों? महंगी का कारण उसका यही है कि उसका स्टोरेज किया जाता है और हमेशा से उसका रेट जो है इंक्रीज ही रहता है। और इंक्रीज क्यों रहता है? बात तो यही है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट काफी लग जाती है यहाँ पहुँचने में। और आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? सोचिए आप। The maximum production of fruits as well as vegetables has been done by which country in the world? सबसे ज्यादा फल और सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत ही करता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और इसमें से 60% फल और सब्जियां उत्पादन के दौरान शहर तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाती है। तो बस्ती कितनी
40%। पहले हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, पहले इनको रखने के लिए लंबे समय तक रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं थे। वर्तमान में गवर्नमेंट फोकस कर रही है और कोल्ड स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा बना रही है। आप देखिए कभी हाईवे पे निकलते हो किसी शहर से तो उसके आसपास कोल्ड स्टोरेज देखने को मिलते हैं। उसमें फलों सब्जियों को लंबे समय तक, जैसे आपने शकरपुर मंडी है तो आपने देखा होगा जो बहुत जैसे हम लोग क्या नहीं होते हैं, मतलब आसपास के स्टेट से वो महंगे रहते हैं, महंगे आते हैं तो वो दूसरी जगह से आते हैं वही और ट्रांसपोर्टेशन में वो रखे, तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो वो कॉस्ट बढ़ी, प्लस इसके बाद वो तो अभी सेकेंडरी, कोल्ड स्टोर में भी रखा गया, वो तो एक सेकेंडरी चीज है, वो तो सेकेंडरी चीज है। लेकिन अगर हमारे पास अगर शुरू से कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अगर होती, जैसे व्यवस्था होती तो हमारे यहाँ इनके रेट कम होते। जैसे चाइना में, हमसे चाइना फल और सब्जी के उत्पादन में इसीलिए नंबर 1 पे है क्योंकि उसके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, प्रॉपर उसके पास कोल्ड स्टोरेज बहुत ज्यादा मात्रा में, जबकि वो उत्पादन भारत से जितना नहीं करता है। वहां पे फल और सब्जियों का उत्पादन इंडिया जितना नहीं हो रहा, लेकिन हमारे मैक्सिमम क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, इस वजह से वो नंबर 1 पे निकल जाता है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लें और इसको पूरा बचा के रखते हैं 100% में, जो हमारा वेस्ट जा रहा है, जो एक तरह से लाइफ आउट हो रहा है, अगर उसको बचा कर फर्नेस बचा कर तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ रेट कम हो जाएंगे। जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की बात की आपने, ट्रांसपोर्टेशन पता है आपको, अब ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसके माध्यम से हो रहा है? भारत सरकार अलग है, ने करंट का क्वेश्चन दिया था सागर वाला प्रोजेक्ट, तो ये वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से सामान ज्यादा भिजवाया जाएगा, क्योंकि रोड से जब सामान आता है तो बहुत लंबा समय लगता है, अधिक समय लगता है, फ्यूल ज्यादा लगता है और कॉस्ट ज्यादा लगता है। और वाटरवेज से क्या होता है, कम समय लगता है, जल्दी पहुंचता है और सबसे खास बात फ्यूल कम लगता है, क्योंकि आपको कोई बाधा नहीं हुई, ट्रैफिक नहीं ज्यादा, तो ये इसका सबसे बड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पश्चिमी टीला था, यहाँ पे क्या थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, सार्वजनिक भवन थे, और यहीं पे क्या थे, आपके फूड ग्रेन्स थे, अन्नागार के साक्ष्य भी सब यहीं पे स्थित थे। कहाँ पे? आपके पश्चिमी टीले पर, ठीक है, अन्नागार यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट पर देखिए, पश्चिमी टीला एक रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता था। पश्चिमी टीला या पश्चिमी नगर एक रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता था। पश्चिमी टीला एक रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता था, जबकि पूर्वी टीला रक्षा प्रणाली के लिए नहीं जाना था, ठीक है, जबकि पूर्वी टीला रक्षा प्रणाली के लिए नहीं जाना था, क्योंकि ये पूरा घर ही नहीं था, ये पूरा ओपन था, ठीक है। लेकिन रक्षा की पूरी जो सिक्योरिटी जो थी पूरा प्रोटेक्टेड था, वो कौन सा था? पश्चिमी, जबकि पूर्वी टीला रक्षा की दृष्टि से नहीं जाना जाता, ठीक है, क्योंकि वो कैसा था, क्योंकि पूरा ओपन था, कवर्ड था, फोर्टिफाइड नहीं था, किले से किले बंद था, इसलिए, ठीक है। अगर अपन देखिए कालीबंगा, कालीबंगा कालीबंगा एकमात्र नगर है, कालीबंगा एकमात्र नगर है जो रक्षा की दृष्टि से युक्त था। युक्त मतलब है रक्षा की दृष्टि से युक्त था। मतलब अपवाद है, कालीबंगा भी रक्षा की दृष्टि से युक्त था, मतलब वो भी एक तरह से रक्षा के दृष्टिकोण से जाता था। मतलब जिस प्रकार से पश्चिमी टीला था, तो वहां एक ऐसा स्थल है वह कालीबंगा जो रक्षा के दृष्टिकोण से युक्त था, ठीक है। लोथल और सुरकोटधाम है, अगला कौन सा नाम है? लोथल। अभी नगरों के बारे में पढ़ेंगे कुछ इसमें, लोथल और
सुरकोट का। एक कुछ बात कर लेते हैं, कौन आना इम्पोर्टेंट है। लोथल और सुरकोट का में अलग अलग टीले नहीं मिले हैं। लोथल और सुरकोट में अलग अलग टीले नहीं मिले हैं। There were no different mounds were found from Lothal as well as Sukotra। मतलब यहाँ से अलग अलग टीले नहीं मिले। क्लियर? लोथल और सुकोट्रा से अलग अलग टीले प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि अगला एक नगर है चहुंदरो। चहुंदरो, जबकि चहुंदरो एकमात्र ऐसा नगर है, जबकि चहुंदरो एकमात्र ऐसा नगर है जो रक्षा की दृष्टि से घिरा नहीं था, जो रक्षा के दृष्टिकोण से घिरा हुआ नहीं था। ठीक है, चहुंदरो एकमात्र ऐसा नगर है जो रक्षा की दृष्टि से घिरा हुआ नहीं था। चहुंदरो was only the single town which were not surrounded by the forts या fortification। ठीक है, जो दुर्गीकरण नहीं था, दुर्गीकरण मतलब किले के ऊपर नहीं बना था, मतलब इसके चारों तरफ दीवारें नहीं पाई जाती थी, या चारों ओर से इसके आसपास जो जैसे किले में जो एक तो दीवार बड़ी बड़ी दीवार दूसरी अंदर गहरी खाई होती है और सब जल भर दिया जाता ताकि जो है अगर दीवार को भी फाड़ किया जाए भर जाए तो वो उसको खाई को ना कर सकता है। तो एकमात्र ऐसा नगर था चहुंदरो जो दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, इट वाज नॉट फोर्टिफाइड। धौलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा था। एक नगर होगा कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा नगर 3 इकाइयों में बटा हुआ था। धौलावीरा टाउन वाज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों। धौलावीरा का नगर 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा से एक बड़ा साइन बोर्ड मिला है। क्या है? साइन बोर्ड। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए सिंधुघाटी सत्ता के किस नगर से साइन बोर्ड बना है, मतलब प्राप्त हुआ तो है धौलावीरा। धौलावीरा से साइन बोर्ड, साइन बोर्ड मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी किसी एक नगर से दूसरे नगर में घुसते हो तो नगर में प्रवेश करने से पहले ऊपर एक बोर्ड लगा रहता है। वो क्या लिखा रहता है? आपका इस शहर में आगमन करने पर आपका स्वागत है, क्या लिखकर। तो इसी प्रकार से धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जहां से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। धौलावीरा वाज अ सिंगल टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम अ साइन बोर्ड वाज फाउंड। यहां से साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। जिस पर लिखावट के नमूने प्राप्त हुए हैं। क्या बोले? लिखावट के नमूने। अगर पूछा है कि हमें जो लिखावट के नमूने प्राप्त हुए किस नगर से मिले हैं? धौलावीरा से। और धौलावीरा से हमें क्या मिला है? साइन बोर्ड, है ना, जिसपे क्या था? लिखावट थी, कुछ लिखा हुआ था। तो लिखने के जो साक्ष्य हमें मिले हैं बोर्ड पर, वो कहां से मिले? धौलावीरा से। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आपके जो लिखावट हुई है किसकी हुई है? पहले आपने देखा होगा जब पहले मतलब अब ये बोर्ड तो नहीं होते थे, पहले पत्थर होते थे, पत्थर का ही होता है। जैसे आपने देखा होगा सपोज कोई ऐसा काम होता है आपके नगर में तो उसका इनॉग्रेशन किसी मंत्री द्वारा या किसी मुख्यमंत्री द्वारा आज ही होता है तो एक पत्थर होता है
साइन बोर्ड बोलते हैं, वो उसमें उनका नाम, कार्यकाल, क्या पद है वो। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे साइन बोर्ड मिला है हमें धोलावीरा से, तो धोलावीरा से जो साइन बोर्ड है उस पे जो लिखावट के नमूने मिले हैं उस पे इन्होंने किससे लिखा था, सफेद चूने से। देखिए इस पर लिखावट सफेद चूने से भरकर तैयार की जाती थी, सफेद चूने से भरकर तैयार की जाती थी। लिखने के लिए सफेद चूना से लिखावट की जाती थी, जिसको क्या बोलते थे, जिसमें देखो सफेद चूना होता था, कंक्रीट होता था, कुछ पत्थर भी, तो उसको कंप्लीट फॉर्म को बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। ठीक है, तो इसमें सबसे जो सफेद चूने से भरकर जो लिखावट होती थी उसको क्या बोलते थे, जिप्सम। ठीक है, जिसमें 10 संकेताक्षर है। क्या है, जिसमें 10 संकेताक्षर, संकेताक्षर मतलब ऐसे 10 अक्षर हैं जो इंडिफाइड कर, मतलब आपको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, मतलब अक्षर भी है और संकेत भी दे रहा है। तो उसमें क्या 10 संकेताक्षर। अगर पूछा जाए ये जो धोलावीरा से साइन बोर्ड मिला है इसमें कितने संकेताक्षर हैं, 10। कितने हैं टोटल, 10। ठीक है, फ्रॉम दिस साइन बोर्ड 10 alphabets were formed which were significance of the indication, which were the significance of the indication। मतलब क्या कर रहा है, संकेत भी कर रहा है, अक्षर जो कुछ बने हैं, लेकिन अब उसको पढ़ा नहीं गया। ये तो है लिखावट का, हमने आपको बताया था। अभी आप पढ़ोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लेख तो मिले हैं जो इसीलिए तो ये आज ऐतिहासिक काल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें लिखावट भी, लेकिन उस लिखावट को हमने पढ़ा नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, साइन बोर्ड। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वॉस्टो पैटर्न। जो लिखने का तरीका था उसको क्या बोलते थे, वॉस्टो पैटर्न। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, घरों के ये धोलावीरा कंप्लीट हो गया। धोलावीरा के बारे में आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्तर से हमें साइन बोर्ड मिले, कितने अक्षर थे, किससे लिखा जाता था, तो एकमात्र स्तर था धोलावीरा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां कैसी खुलती थी। अब यही पूछा गया भैया, मतलब कि मकान जो थे उस समय के वो किससे बने होते थे, मतलब उसमें मिट्टी, पत्थर, ईंट सबका यूज होता था, लेकिन उनके जो विंडोज और डोर्स थे वो किस तरह खुलते थे। तो उसमें बोल रहा है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों में खुलता, गलियों की ओर खुलती। इसके इन नगरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों की ओर खुला करती थी। ठीक है, गलियों की ओर खुला कर, क्लियर हो गया, मतलब जहां सड़क खुलेगी तो उस तरफ ही खुलेगी, अंदर की तरफ, मतलब भीतर खुलेगी, बगल कोई गली गई उसकी तरफ खुलेगी। जैसे आप किसी दरवाजे से एंटर करते हो तो गली को अंदर ही मानी जाएगी, इसलिए उस गली की ओर खोला गया। लेकिन प्रत्येक घर जो भी होंगे उसमें 2 रोड रही होंगी। हाँ, तो इसलिए वो गलियों की ओर खुला, अगर बाहर की ओर खोल देंगे तो फिर वो अगर कोई निकलता तो निकलने की मुश्किल होगी। क्लियर। दूसरी चीज क्या है, एकमात्र ऐसा नगर जहां के मकान के दरवाजे और खिड़कियां गलियों की ओर ना खुल करके रोड की ओर खुला करके, वो कौन सा नगर था, वो है लोथल। कौन सा, लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जो अपवाद है, जहां के दरवाजे और खिड़कियां, जहां के दरवाजे और खिड़कियां गलियों की ओर ना खुलकर सड़कों की ओर खुला करते हैं। लोथल एकमात्र ऐसा नगर है या अपवाद है जिसके मकान के दरवाजे और खिड़कियां गलियों की ओर ना खुलकर सड़कों की ओर खुला करते हैं। किसकी ओर, सड़कों की ओर। ठीक, यहाँ के जो भवन थे, भवन मतलब पैलेस, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे, पैलेस इसको कहते हैं। यहाँ पे हमें प्लास्टर के साक्ष्य मिले, प्लास्टर, जैसे ये देखो है प्लास्टर है ना, तो ऐसा पता चला है सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन वगैरह होगा तो प्लास्टर भी होते हैं। भवनों से प्लास्टर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं फ्रॉम द पैलेस
द एविडेंस वर फाउंड ऑफ द प्लास्टर। सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों से प्लास्टर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकानों को बनाने में ईंटों का प्रयोग होता था। यहाँ के मकानों को बनाने में ईंटों का प्रयोग किया जाता था या होता था। ठीक है, प्लास्टर किस चीज से करते होंगे? तो पता नहीं, प्लास्टर वही था गारा चूना वगैरह है ना। अब इसका जो ईंटें जो बनी होती थी, मतलब ईंटों का प्रयोग उन्होंने मकानों के लिए किया है। तो ईंटों का आकार पूछा गया किस अनुपात में था, तो इनका आकार था 4:2:1। ईंटों का आकार कीजिए, ईंटों का आकार 4:2:1। ठीक है, 4:1:1। ठीक है, 4:2:1। ठीक है, तो ये क्या है, ईंटों का आकार है। आपने देखा होगा जैसे आज जो भट्टे वगैरह होते हैं ईंटे के, तो ईंटा को जो तैयार करते हैं, जो ईंटा होता है वो होता है, उससे पहले करते हैं उसका एक वो होता है, क्या नाम है, साँचा। उसमें जो है उसका शेप साइज, कितनी लंबाई है, कितनी बढ़त है, कितनी चौड़ाई है, कितनी गहराई है, तो यही इनका आकार था। और ठीक है, लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ये क्या है इनका आकार। एक बार पूछा कि सिंधु घाटी से एक बार आज का क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग हुआ मकान बनाने के, उसका आकार कैसा था, किस अनुपात में बड़ा हो, 4:2:1। बस इस तरह से याद करिए, क्या है 4:2:1। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना प्रणाली को, तो नगर योजना प्रणाली में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा डाउट, कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया, एक बार देख लीजिए, कोई ऐसा फैक्ट्स जो नहीं समझ में आया बताइए। बाकी आपको रटना नहीं है, इनको समझने के लिए सिर्फ आज के दौर में जाइए। आज के जो शहरीकरण है, जो शहरों में मकान बने हैं, उसी को थोड़ा सा उससे आप डिस्टिंग्विश करिए, उसमें अंतर देखिए। और आप पहले के जैसे देखिए, आज प्रॉपर सीमेंट के जो पहले किसका होता आकर कैसे बस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, तो इसमें आप दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और एक तरह से कमेंट करिए। पिछली क्लास में ये क्वेश्चन दिया था आपको कि सागर माला प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया था। तो सागर माला प्रोजेक्ट जो है ये 2015 में इसको शुरू किया गया था। और सबसे खास बात यदि आपसे पूछा है कि सागर माला प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेवोल्यूशन अर्थव्यवस्था में शुरू किए गए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, क्रांतियां हुई ना अर्थव्यवस्था में। तो क्रांतियों का विशेष उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न को बढ़ावा देना। जैसे हरित क्रांति का था खाद्यान्न को दोगुना करना। ठीक है, रेड रेवोल्यूशन क्या था, मीट के उत्पादन को दोगुना करना, है ना। आपका ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, मत्स्य पालन को दोगुना करना। तो कहने का मतलब कि जो आपका एक सागर वाला प्रोजेक्ट है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है उसको बढ़ावा देना, और भारत का जितना भी सी कोस्टल रीजन है, मतलब भारत का लगभग 7000 किलोमीटर का जो मतलब जलमार्ग क्षेत्र है उसको इंक्रीज करना, और जो भी सामान एक क्षेत्र से दूसरी जगह जा रहा है उसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत फास्ट होना, और एक तरह से उसको विकास करना। तो ये जो है सागर वाला प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि चाइना ने भारत में साइबर अटैक किया है, जिससे भारत के महाराष्ट्र की बिजली चली गई थी। तो कौन सी ऐसी कंपनी है चाइना की जिसको श्रेय जाता है कि उसने भारत में साइबर अटैक कराया है, इसको आपको बताना है अगली क्लास में। थैंक यू।